चलिए भाई, लास्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन में SN1 वर्सेस SN2 देख रहे थे, ठीक है। चल, तो अब हम लोग आज सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस बात को थोड़ा सा बढ़िया से समझना है और आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो देखो, ये समझने के लिए पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन के दोनों मैकेनिज्म्स पता होना चाहिए, एलिमिनेशन के दोनों मैकेनिज्म्स पता होने चाहिए, ठीक है। E1 और E2 कब होता है, SN1 और SN2 कब होता है, ठीक है। अगर हम लोग एक छोटा सा रिकैप करें केवल इतने पोर्शन का जितने की यहाँ पर जरूरत है, तो SN2 कब होता है, पहले SN2 की बात करें। तो SN2 की अगर हम लोग बात करें तो एक सबस्ट्रेट होता है एल्काइल हैलाइड इन जनरल, है ना, और उस पर न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करता है और उसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो उसको SN2 बोलते हैं। एलिमिनेशन का दो मैकेनिज्म है, एक है E2, है ना। E2 क्या होता है, एक एल्काइल हैलाइड वहां पर भी होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, एक बेस होता है जिसको वहां पर हम लोग बेस बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, बीटा एच निकालता है और पाई बॉन्ड बनाते हुए लीविंग ग्रुप को बाहर करता है ना। मतलब कुछ कंडीशन कुछ ऐसी जनरेट होती दिखाई दे रही है दोनों के केसेस में। जैसे मान लीजिए ये हैलोजन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मान लो H है और एक स्पीशीज अपने पास Y माइनस है, ठीक है। अगर ये Y माइनस सीधा इस पर अटैक करके इसको बाहर कर दे, है ना, सीधा इसको अटैक करके इसको बाहर कर दे, तो मतलब SN2 होगा और अपने को प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ Y आ जाएगा, है ना। तो ये SN2 हो गया। और ये जो Y माइनस स्पीशीज है, ये न्यूक्लियोफाइल तो होता ही है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, लेकिन ये बेस भी तो है, क्योंकि बेस में भी तो ऐसे ही होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, लोन पेयर होता है। तो अगर ये बेस की तरह एक्ट करे और ये कार्बन को अगर हम लोग अल्फा बोल दिए, ये वाले कार्बन को, ये वाला कार्बन बीटा हो गया, तो इस बीटा वाले हाइड्रोजन को बाहर करे, ये वाला बॉन्ड इधर आए और इसको बाहर कर दे, है ना। तो इस केस में जो कंपाउंड बनता हुआ नजर आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, और ये मैकेनिज्म जो है ये अपना E2 मैकेनिज्म हो रहा है। मतलब सेम सबस्ट्रेट के साथ अगर एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर ऑलवेज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, पढ़े हैं हम लोग, एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज अ बेस आल्सो, ये भी मालूम ही है सबको, बेस पर पॉजिटिव चार्ज तो होता नहीं है, बेस पर नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो ये बेस भी है, तो ये बीटा एच खींच के एलिमिनेशन करा सकता है जैसा वहां पढ़े थे हम लोग, और या तो डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करके हैलोजन को बाहर कर देगा, सब्स्टिट्यूशन करा देगा। मतलब डिपेंड कर रहा है इस स्पीशीज पर, सबस्ट्रेट सेम है, इस स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है कि ये स्पीशीज चाहे तो एलिमिनेशन भी करा सकता है, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों भी हो सकता है, कोई मेजर कोई माइनर। समझ के बाद, मतलब ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है कि हमेशा सिर्फ यही होगा या सिर्फ SN2 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी पैरेलल मैकेनिज्म्स भी होते हैं, दोनों हो रहे होते हैं। समझ गए बात ना। तो सब्स्टिट्यूशन SN2 एंड E2 आर आपस में कंपीटिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो एक ये बात हो गई, है ना। एक चीज और एक बात समझ लिया जाए, फिर हम लोग थोड़ा Y माइनस के ऊपर एक बार बात करेंगे, है ना। तो SN2 और E2, है ना, ये आपस में कंपेरेबल है, ठीक है। SN2 वर्सेस E2 हमेशा कंपीट करते हैं आपस में, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कोई अपने पास कोई ऐसा सिचुएशन है, हैलोजन है, और यहाँ पे मान लो अगर हम लोग सॉल्वोलिसिस करा दिए या कुछ भी करा दिए, है ना, सॉल्वोलिसिस करा दिए और किसी भी तरह से अगर बाई चांस यहां से ऐसा कार्बोकेटाइन बन गया, X माइनस बाहर चला गया, तो यहां पर फिर दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, है ना, कि या तो भाई H2O अपना इस पर पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर जाए,
तो ये SN1 प्रोसेस से यहाँ पर RCHH और यहाँ पर COH आ जाएगा, मतलब दिस इज थ्रू SN1। और दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ से एक और हो जाएगा कि अगर ये H+ को बाहर कर लिया जाए और यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाए, तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C ऐसा कुछ बन जाएगा, मतलब ये E1 मैकेनिज्म होगा। अगर आप E1 मैकेनिज्म को याद करें तो हम लोग E1 अभी तक जो पढ़े थे वो अल्कोहल का एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन वाला पढ़े, ठीक है। तो ये अल्कोहल का एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में अगर आप याद करें तो कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन रहा होता है और कार्बोकैटायन को वीक बेस बीटा एच को वीक बेस बाहर करता है, तो ये वीक बेस की कैटेगरी में आएगा क्योंकि न्यूट्रल है। तो मतलब ये चाहे तो डायरेक्टली इस पे भी अटैक कर सकता है, चाहे तो ये बीटा एच भी निकाल सकता है और यहाँ पर पाई बॉन्ड बना सकता है, मतलब थ्रू E1 एक एल्कीन भी बना सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार अबव एक बार बिलो वाला, लेकिन हम लोग स्टीरियो नहीं सोच रहे अभी, हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म सोच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहां पर भी अगर हम लोग देखें तो SN1 में कार्बोकैटायन बनता है और E1 में भी कार्बोकैटायन बनता है ना। और दोनों में जब कार्बोकैटायन एक बार बन गया तब फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक सीधा उस पॉजिटिव चार्ज पे हो जाए, चाहे न्यूक्लियोफाइल बीटा एच निकाल दे और इस तरह से एल्कीन बन जाए। दोनों ही प्रोसेस को, है ना, पॉसिबिलिटी हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब SN1 अगर जहां भी हो रहा होगा वहां E1 की भी पॉसिबिलिटी होगी और SN2 जहां हो रहा होगा वहां E2 की भी पॉसिबिलिटी होगी। मतलब सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स कंपीट ईच अदर, ठीक है। तो अब हम लोग पूरी बात करने वाले हैं कि कब SN2 होगा, कब E2 होगा, कब SN1 होगा, कब E1 होगा, ठीक है। चलिए, तो पहले इतना नोट कर लीजिए और फिर हम लोग इस Y माइनस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Y माइनस के बारे में थोड़ी सी बात करके फिर हम लोग इसको समझना स्टार्ट करते हैं। नोट कर लिया है? चलो देखो, देखिए भाई, थोड़ा सा Y माइनस के बारे में बात कर लें कि जो भी अपना कोई भी Y माइनस मतलब कोई भी ऐसा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, वो दो चीज हो सकता है, या तो वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या चलो पहले बेस लिख लेते हैं, है ना, या तो वो बेस हो सकता है या वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, दोनों चीजें अलग हैं, हम लोग दोनों चीजों को अलग अलग पढ़े हैं, है ना। हम लोग बेस जानते हैं कि जो H+ निकालता हो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, और एक न्यूक्लियोफाइल जो सबस्ट्रेट पर अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर करता है, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि यार एक्चुअली कोई Y माइनस अगर अपने पास दे दिया, OH माइनस दे दिया, CN माइनस दे दिया, I माइनस दे दिया, SH माइनस दे दिया, कोई भी एक Y माइनस स्पीशीज दे दिया, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये बेस है या ये न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि ये पता करना तो जरूरी है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि SN2 और E2 सिर्फ और सिर्फ Y माइनस पर ही डिपेंड कर रहा है ना। सबस्ट्रेट पर भी करेगा ऑफ कोर्स, लेकिन फॉर अ गिवन सबस्ट्रेट Y माइनस पे डिपेंड करता है, फॉर अ गिवन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट सेम है दोनों के लिए, तो Y माइनस किसकी तरह एक्ट करेगा ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना है कि एक्चुअली Y माइनस है क्या, बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, और ये दोनों टर्म मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो, बड़ा सिंपल सा बात है, Y माइनस का को लेकर दो तरह के लोगों ने पढ़ाई करी। इनिशियली जब स्टडी किया गया तो पहले थर्मोडायनेमिक्स वाले लोग आए, पहले या बाद में जो भी, पहले थर्मोडायनेमिक्स वाले लोग आए और Y माइनस को उन्होंने बेस बोला, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वाले लोग आए और उन्होंने बोला कि भाई ये एक बेस है और ये H+ निकालता है, इस तरह से किसी एसिड से H+ निकालता है, लेट अस से ये Y माइनस है, और एक एसिड ले लिया उन्होंने
और एसिड बेस रिएक्शन कराया, यहाँ से इसने H+ खींच लिया, HY बना और साथ में A- बन गया। ये एक रिएक्शन है, इसका एक K इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स वाले लोगों ने जब Y- को लेकर पढ़ाई करी तो ऐसी पढ़ाई करी। उन्होंने देखा कि ये किसी एसिड से H+ निकालता है, तो इस इक्विलिब्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। उन्होंने सिर्फ इस बात पर फोकस किया कि व्हाट इज द K इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इक्वेशन। इफ K इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी हाई, दैट मीन्स कि Y- जो है वो बेस अच्छा है क्या। और अगर K इक्विलिब्रियम बहुत कम है, मतलब ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड है, मतलब Y- जो है वो बेस पुअर है। समझ के बाद, मतलब थर्मोडायनेमिक वाले लोगों ने एसिड से इसका रिएक्शन कराया और उसको बेस बोला, ठीक है। तो मतलब बेस इज अ थर्मोडायनेमिक टर्म। जब भी हम लोग कहीं भी बेस की बात करते हैं तो वो थर्मोडायनेमिक टर्म है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टर्म मतलब उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये Y- इस H+ को कितना तेजी से निकालता है, इससे कोई लेना देना नहीं था उनको। उनको सिर्फ इस बात से लेना देना था कि ये इक्विलिब्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है। और अपने को मालूम है कि डेल्टा G0 बराबर -RT ln K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम इज बेसिकली अ थर्मोडायनेमिक टर्म, है ना, क्योंकि डेल्टा G0 से डायरेक्टली रिलेशन है इसका। तो डेल्टा G0 इज इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो K इक्विलिब्रियम की वैल्यू ही वो लोग, है ना, से मेन कंसर्न रहे। तो बेसिक इज अ थर्मोडायनेमिक टर्म। फिर बाद में आए काइनेटिक्स वाले लोग, केमिकल काइनेटिक्स वाले लोग आए, सेम Y- स्पीशीज को उठाई, है ना, इन Y- स्पीशीज को उठाया और उसका एक ऐसे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराया और ये Y- इस पे अटैक करके ब्रोमीन को बाहर किया, CH3Y बना और ब्रोमाइड बाहर हो गया। और इस रिएक्शन का उन्होंने रेट कांस्टेंट K की स्टडी की। मतलब अगर ये रेट कांस्टेंट K ज्यादा आया, मतलब Y- एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, और ये रेट कांस्टेंट अगर कम आया, मतलब ये पुअर न्यूक्लियोफाइल। उन्होंने ऐसा काम किया, मतलब Y- से उन्होंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, ठीक है। तो मतलब और ये इस रिएक्शन के इक्विलिब्रिया से इनको कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। वो सिर्फ इस बात की स्टडी किए कि ये K कितना आ रहा है, मतलब ये रेट फास्ट दे रहा है या स्लो दे रहा है। अगर फास्ट दे रहा है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगर वीक दे रहा है तो पुअर न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ गई। मतलब सेम स्पीशीज का डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट से रिएक्शन कराया और ये रेट से रिलेटेड है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इज अ काइनेटिक टर्म। समझ के बाद, बस इतनी सी बात है ना। तो न्यूक्लियोफाइल इज अ काइनेटिक टर्म, क्लियर। तो ये हुआ बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस। दोनों सेम चीज है, लेकिन हम लोग सेम चीज का अगर डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसको डिफरेंट चीज बोलना शुरू कर देते हैं। समझ गए। अगर Y- है, उसका रिएक्शन किसी एसिड से हो रहा है, तो आप Y- को न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलोगे, फिर आप उसको बेस बोलोगे। और अगर आप उसका रिएक्शन किसी सबस्ट्रेट से करा रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, तब आप उसको न्यूक्लियोफाइल बोलोगे, बेस नहीं बोलोगे, ठीक है वो दोनों, लेकिन रिएक्शन कैसा हो रहा है इस बात पर उसका नाम डिसाइडेड है। अब जैसे देखो, मान लो भाई ये है अपने पास, है ना, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये क्या है, अगर इसको पूछा जाए कि ये बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है ना, अगर ये पूछा जाए कि बताओ ये क्या है, तो दोनों है ना। अब पूछा जाए आपको देखने में क्या लग रहा है कि ये बेस ज्यादा अच्छा है या न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ी थी ना, कि हिंड्रेंस जितना बढ़ेगा उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, नहीं। तो क्योंकि इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है, क्योंकि ज्यादा हिंड्रेंस है तो बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये श्योर है, क्योंकि इसका एक ही एंड एक्सपोज है जहां से कोलिजन होगा तभी ये रिएक्शन होगा। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या ये बेस अच्छा है, तो बेस अच्छा है। अब बेस में ये नहीं बोला जा रहा कि ये तेजी से रिएक्ट कर रहा है, भाई तेजी से नहीं, 1 घंटा में रिएक्ट करे, लेकिन क्योंकि इसमें इसका प्लस आई इफेक्ट है, सब तरफ से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये बहुत ज्यादा निगेटिवली चार्ज है, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस है
एक वीक एसिड का तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेस जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हो गया। मतलब कहानी समझ में आ रही है कि एक ही स्पीशीज है, हिंड्रेंस इस पे ज्यादा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, और क्योंकि बेस में हम लोग रेट नहीं देखते तो ये बेस बेटर हो जाता है। समझ के बात? तो अगर ऐसा स्पीशीज ले लिया गया किसी गिवन अल्काइल हैलाइड के साथ तो ज्यादा चांसेस कौन से मैकेनिज्म के होने के? ऑफ कोर्स E2 के, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी घट गई तो बेसिसिटी बढ़ गई। समझ के बाद ना? तो ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। तो Y माइनस कैन एक्ट एज बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस, है ना? और ये चीज अपने को देखकर समझ में यही आनी चाहिए, ये बात अपने को सीखना है। क्लियर हुआ इतना बात? चलो, तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड व्हाट इज बेसिसिटी हम लोग को क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग E1, E2, SN1, SN2 कब किस तरह के सबस्ट्रेट और किस तरह के Y माइनस के साथ, किस तरह के रिएजेंट के साथ कौन सा मैकेनिज्म होगा, अब हम लोग ये सारी चीजें जो वहां पे पढ़े हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, और उस टेबल से आप हमेशा उसको रिवाइज कर लेंगे, बस उस टेबल को, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वो टेबल और वो क्वेश्चन आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो अपना ये वाला पोर्शन जो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग एक टेबल बनाते हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। चलो, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सबस्ट्रेट, और इधर लिख रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? चलो, तो हर टाइप का सबस्ट्रेट हम ले लेते हैं और एक एक सबस्ट्रेट को लेकर, है ना, समझते हैं कि किस तरह का मैकेनिज्म होने वाला है। जैसे चलो, सबसे पहला हम लोग ले लिया मिथाइल हैलाइड। ठीक है, मिथाइल हैलाइड। तो अब मिथाइल हैलाइड का कौन सा मैकेनिज्म, मिथाइल हैलाइड को अगर किसी Y माइनस के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होने का चांसेस है, SN2 या E2? सोचिए, है ना, सोच सोच के चलो, बस हम लोग हर चीज इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे और बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, ये इसके पास हिंड्रेंस एकदम नहीं है, बहुत कम हिंड्रेंस है, तो SN2 का रेट इसका बहुत हाई होगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन, यहां पर ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा क्या? नहीं, सिर्फ मिथाइल है, कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन के बनने का चांसेस 0 है, क्योंकि ये एकदम भी स्टेबल नहीं होगा, कोई भी स्टेबलाइज नहीं करता इसको। हाँ, अनस्टेबल नहीं बोलोगे विनाइल या फिनाइल की तरह, लेकिन हाँ ठीक है, स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन नहीं बन सकता, तो ना यहाँ पर E1 होगा ना यहाँ पर SN1 होगा। ठीक है, और SN2 का रेट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर E2 भी नहीं होगा, E1 और E2 दोनों के चांसेस नहीं है। बताओ क्यों? इसके सबस्ट्रेट में ही दिखाई दे रहा है कि E1 और E2 दोनों के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसके पास बीटा H ही नहीं है, बीटा कार्बन ही नहीं है, तो मतलब यहां पर 100% SN2 होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अगर रिएक्शन ये देगा तो SN2 रिएक्शन ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। समझ गए इतनी बात, है ना? तो सबस्ट्रेट और मैकेनिज्म। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, एक असाइनमेंट है अपने पोस्टर में, है ना, वो SN सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का ही पूरा असाइनमेंट है, वो लगाना होगा आज के बाद, है ना? जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहली चीज क्या देखनी है, हम पहले भी बताए हैं इस बात को और अभी फिर से वही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही बात है, अगर वो अप्रोच रखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, हमको सबसे पहली चीज देखनी है सबस्ट्रेट, फिर हमको देखना है रिएजेंट, और लास्ट में हमको देखना है सॉल्वेंट। पहले ही सॉल्वेंट देखेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबस्ट्रेट पहले देखें, और सबस्ट्रेट से हम डिसाइड कर लिए कि SN2 होगा, चाहे कोई भी, है ना, रिएजेंट ले आओ। ठीक है, जैसे मान लो, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, मान लो भाई हम लोग ने CH3Br ले लिया,
और एरो पर लिखा है वाटर, है ना। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, CH3Br ले लिया और एरो पर लिखा है Cn-, तो यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफाइल है, ये सबस्ट्रेट है, इस पर अटैक किया, इसको बाहर किया, SN2, बड़े आसानी से हम लोगों ने बोल दिया दिस इज SN2, लिखा है ना 100% SN2। अब ये सॉल्वेंट है और ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये एक पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज आर ऑलवेज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल, पढ़े हैं हम लोग। तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल था तो SN2 दे दिया, निगेटिवली चार्ज था। ये पुअर है तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देगा, समझ गए बात ना। ये नहीं कि जबरदस्ती अब वाटर पड़ा है तो सर कार्बोकेटाइन तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं, नो रिएक्शन, समझ गए बात, नो रिएक्शन, है ना, या नन ऑफ दीज जो भी ऑप्शन दिया हो। या मान लीजिए अगर इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज या नो रिएक्शन का ऑप्शन दिया ही नहीं है, चारों मैकेनिज्म दिए E1 E2 SN1 SN2 ऐसा कर दिया, तो ये एक गलत क्वेश्चन हुआ, है ना। उसमें आप ये समझिए कि गलत क्वेश्चन हुआ। लेकिन अगर फिर भी मान लो अगर गन पॉइंट पे कोई पूछ ही ले कि नहीं बताओ, बताना ही पड़ेगा, गोली मार देंगे क्या, अगर ऐसा कोई पूछ ही ले तो क्या आप SN1 कराओगे, नहीं, आप SN2 ही कराओगे, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। अगर आप जबरदस्ती रिएक्शन कराना ही चाहते हो तो इस पर डायरेक्ट अटैक करके ही बाहर करें। ऑल्दो मैं बोल रहा हूं कि ये सही नहीं है, ये नो रिएक्शन ही होगा यहाँ पर, बट अगर कोई जबरदस्ती बोले कि नहीं होगा तो बताओ किससे होगा, तो फिर हम लोग, है ना, इसमें SN2 ही बोलेंगे, ठीक है। भले पुअर न्यूक्लियोफाइल है, नहीं करना चाहिए रिएक्शन, लेकिन आप कह रहे हो कि किससे होगा तो फिर मैं SN2 ही बोलूंगा, क्योंकि मिथाइल हैलाइड कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता है, समझ गए बात ना। तो ये बात मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर हुई बात। चलो अब देखो एक चीज, ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। अब मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2Br, मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर SN2, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी है, इसका सब्स्टिट्यूशन का रेट बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर SN2, हाँ, लेकिन इसमें E2 भी हो सकता है क्योंकि इसके पास बीटा H है ना। और क्योंकि E2 इसमें बहुत अच्छे रेट से नहीं होगा, इसमें ज्यादा अच्छे रेट से SN2 होगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है ना। और E2 का जो रेट वाला जो ऑर्डर था याद करिए, टर्शरी अल्काइल हैलाइड E2 ज्यादा अच्छा देता था क्योंकि ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनता था। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ग्रेटर इज द रेट ऑफ E2, याद आ रही है बात। तो ये प्राइमरी है तो यहाँ पर एल्कीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, मतलब प्राइमरी टाइप में, तो उसमें E2 का रेट कम होगा। लेकिन अगर आप इसमें E2 कराना चाह ही रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हीट जो वहां लेते थे, है ना, वहां पे ऐसे ही ना किए हैं, जहां वहां पे हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी देखते थे क्या, नहीं देखते थे। हम लोग तो अगर एक एल्काइल हैलाइड दे दिया और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट जो रिएजेंट रहते था हम लोग अपने पास, उस रिएजेंट के साथ हीट कर देते थे तो एलिमिनेशन बना देते थे। वहां तो हम लोग कभी सब्स्टिट्यूशन सोचे ही नहीं, और इसीलिए नहीं सोचे कि हमेशा अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस जैसे जो वहां पर जितने भी पड़े थे, एल्कोहलिक KOH हीट या ETO माइनस ETOH के साथ हीट, है ना, या कोई भी एल्कोक्साइड आयन इन अल्कोहल के साथ हीट, हीट जरूरी है ना, हीट जरूरी है, इसके साथ हीट कर दिए, या मान लीजिए आप NaNH2 के साथ हीट कर दिए, ठीक है, या मान लीजिए अगर हम लोग एक बल्कियर बेस ले लिए उसके साथ हीट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में E2 होगा, मतलब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस वहां पड़े थे हम लोग, तो उसके साथ अगर आप हीट कर देंगे तो एलिमिनेशन E2 फेवर, ठीक है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर SN2, स्ट्रॉन्ग बेस जो हम लोग वहां पढ़े थे, अगर वही स्ट्रॉन्ग बेसिस आपको वही देगा, चिंता मत करिए, और अगर कुछ और देगा तो हम लोग अभी आगे पढ़ लेंगे उसको। तो
ये अगर स्ट्रॉन्ग बेसेस जो वहां पड़े थे E2 वाले मैकेनिज्म में, अगर उन्हीं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट दे दिया है तो आपका E2 फेवरेबल होगा। समझ गए बात? ठीक है, हीट जरूरी है, हीट जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मान लो एक सिंपल सा मैं बात बोलूं आपको, है ना, अगर एक सिंपल सा एनर्जी प्रोफाइल से एक चीज आपको याद दिलाने की कोशिश करें कि एक ऐसा एल्काइल हैलाइड है और इसमें कोई एक Y माइनस स्पीशीज है ना, तो ये इस पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन करा देगा तो RY बन जाएगा, है ना, और एलिमिनेशन अगर E2 करा देगा तो यहाँ पर एल्कीन बन जाता था। याद आ रही है बात? SN2 के साथ ऐसा होगा, E2 के साथ ऐसा होगा। सेम सबस्ट्रेट का अगर हम लोग किसी Y माइनस से रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर मान लो वो सबस्ट्रेट प्राइमरी है तो ये एल्कीन बहुत स्टेबल बनेगा नहीं, ये मॉलिक्यूल Y क्या है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात पक्की है कि SN2 में एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब सिग्मा के बदले सिग्मा। ठीक है, मतलब सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा ही बन रहा है, तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी इसकी और इसकी होगी वो बस इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये सिग्मा स्ट्रॉन्ग है या ये सिग्मा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोनों सिग्मा पाई बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग होते ही, ये पता है। लेकिन यहां पर एक सिग्मा टूट के एक पाई बन रहा है, याद है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ये E2। तो एक सिग्मा के बदले एक पाई, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बदले एक वीक बॉन्ड, तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा इस एनर्जी प्रोफाइल में कि इसका एनर्जी, अगर हम दोनों का बनाएं। मतलब मैंने ये R और लीविंग ग्रुप ले लिया और अगर मैं SN2 बना रहा हूं तो कुछ ऐसा RY बनेगा। ये इसके नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये क्या है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे। लेकिन अपने को इतना मालूम है कि इन दोनों का एनर्जी जो है कंपेरेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ है तो दूसरा वाला बहुत ऊपर है या बहुत नीचे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा होगा कुछ। और अगर मैं सेम एनर्जी प्रोफाइल में अगर मैं E2 का प्रोडक्ट बनाता हूं तो एक सिग्मा के बदले एक पाए, मतलब जो एल्कीन है श्योर है कि इससे ऊपर एनर्जी होगा उसका। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भाई यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। आ रही बात समझ? तो अगर इसकी स्टेबिलिटी इससे कम है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट भी ऊपर होगा इसके ट्रांजिशन स्टेट से। ये बात तो पढ़े हैं हम लोग, पहले भी पढ़े हैं ना, इसीलिए तो एनर्जी प्रोफाइल पढ़े थे कि हर चीज हम लोग ऐसे समझेंगे। अब देखो, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो अगर आप हीट करते हैं तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है उसका रेट ज्यादा तेजी से बढ़ता है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े थे हम लोग और इस पर हम लोग पहले भी एप्लीकेशन कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है सेम टेम्परेचर राइज पर उसका रेट ज्यादा तेजी से बढ़ता है। मतलब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अगर आप हीट कर दिए तो बेसिकली आप E2 को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसलिए अगर हीट नहीं किया है तो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर SN2, है ना, लेकिन अगर हीट कर दिया है इन स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ तो E2 होने लगता है। क्लियर बात इतनी? चलिए, तो इतनी कहानी समझ में आ गई, इसको नोट कर लो और ये भी बना लो, नोट कर लो कहीं साइड में, है ना, आगे बढ़ा जाए, सेकेंडरी की तरफ बढ़ा जाए। तो SN2 और E2 तो समझ में आया। क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, तो स्टेबल नहीं बन रहा तो यहां पर SN1 और E1 के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है तो वो हम आगे समझाएंगे कि कैसे हो सकता है ना, इसी टेबल में ही समझाएंगे आगे कैसे हो सकता है। लेकिन अभी पहले, है ना, एक एक स्टेप जो चीज आराम से सीधा दिमाग में जा रही है उसको समझे, है ना, टिपिकल बातें थोड़ी देर बाद। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लिया सबने? चलो, ठीक है, देखो अब तो ये हो गया प्राइमरी। अब सबसे डिफिकल्ट सबस्ट्रेट,
सबसे डिफिकल्ट सबस्ट्रेट दैट इज सेकेंडरी, ऐसा ले लिया। अब देखो ये सेकेंडरी सबसे डिफिकल्ट सबस्ट्रेट है। लास्ट क्लास में SN1 वर्सेस SN2 में बताया था आपको कि इसका लगभग दोनों SN1 और SN2 के साथ रेट बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। और सिमिलरली E1 E2 के लिए भी बराबर होगा, है ना, क्योंकि E2 में जो एल्कीन बन रहा है और E1 में जो एल्कीन बन रहा है वो सेम बन रहा है। और क्योंकि कार्बोकेटाइन बनना अगर यहाँ पर फेवरेबल है, ठीक ठाक SN1 हो सकता है तो E1 भी हो सकता है ना। और क्योंकि सेकेंडरी है तो एल्कीन भी बनने वाला जो है वो ठीक ठाक स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पर E2 का भी रेट हाई होगा। तो यहाँ पर चारों मैकेनिज्म हो सकते हैं क्या सेकेंडरी के साथ, सबसे डिफिकल्ट है। तो SN2 भी यहाँ हो सकता है, लेकिन कब, है ना। तो SN2 होगा कब, विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, है ना, विथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस, ठीक है, वीक बेस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस होना चाहिए, ये कैसे पहचाने कि सर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग और बेस वीक हो, है ना। मतलब कोई भी Y माइनस है, जैसे हम लोग ने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का एग्जांपल लिया था जब न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी समझा रहे थे, तब हमने बात करी थी ना कि भाई ये बेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाएगा। उसी तरह से ऐसे कौन से स्पीशीज हैं जो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हो लेकिन वीक बेस हो, ऐसे वो स्पीशीज होते हैं जिनके कॉन्जुगेट एसिड का pKa अगर 14 या उससे कम है ना, जिनके स्ट्रॉन्ग एसिड जो कॉन्जुगेट एसिड है उनका जो पीके है अगर वो 14 या उससे कम है तो जनरली वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सिंपल बात है ना। या हम लोग एक और शब्दों में बात करें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होंगे, तो हाईली पोलराइजेबल आयन, हाईली पोलराइजेबल आयंस, क्या मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंडेड है। मान लो आपको वो चीज नहीं याद करनी है तो आप इन जनरल एक बात कर सकते हैं कि यार जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूजली बाउंडेड होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होंगे, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे क्योंकि वो दूर से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना। समझ में आ रही बात। और आप अगर आप दिमाग लगाएं और सोचें तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसी का कॉन्जुगेट बेस ऐसा होता है जो हाईली पोलराइजेबल आयन होता है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, है ना। जैसे अगर Cn माइनस है, I माइनस है, Br माइनस है ना, HS माइनस है, RS माइनस है ना, इस तरह का स्पीशीज है। PHO माइनस है, यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है ना, या RCOO माइनस है, ठीक है, या N3 माइनस है, ठीक है। इस तरह के जो स्पीशीज हैं, है ना, HCN का पीके 10 के आसपास होता है, फिनॉल के बराबर। तो Cn माइनस जो हो गया वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस हो गया। I माइनस तो जानते ही है पोलराइजेबल आयन है, HI का कॉन्जुगेट बेस है, तो HI का पीके तो 10⁻⁻7 में जाता है क्या। तो ये सारे स्पीशीज जो हैं, ये सारे स्पीशीज को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि दे आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक बेस। तो अगर ऐसी कोई स्पीशीज दिखाई दे रही है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस हो गया और उस केस में SN2 फिजिबल होगा, ठीक है। E2 भी यहाँ हो सकता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस के साथ हो जाए SN2 तो विथ स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोग ले लें तो वो E2 दे देगा। जैसे अल्कोहलिक KOH लिख दिया एरो पर, ETO माइनस लिख दिया, है ना, दिख रही ना बात, कोई RO माइनस लिख दिया, है ना, कोई लेट अस से ऐसा NaNH2 लिख दिया, मतलब यहाँ NH2 माइनस हो गया, या ऐसा कुछ CH3 माइनस लिख दिया, है ना, या RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस लिख दिया, ठीक है। इस तरह के अगर कोई स्पीशीज ले लिया गया या बल्कियर बेस ले लिया गया, है ना, तो उसके साथ E2 हो जाएगा। मतलब ये सारे न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रांग है ही लेकिन बेस भी स्ट्रांग है। तो सेकेंडरी के साथ अगर बेस स्ट्रांग अगर हो गया तो E2 फेवर कर जाने वाला
अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है मतलब हाईली पोलराइजेबल, ये आयंस और ये आयंस को डिफरेंस समझिए, ये सब एक से एक कुख्यात बेस हैं, क्या बहुत ज्यादा है ना, सब क्लियर हो रही है बात। तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इनके साथ अच्छा एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर सेकेंडरी सबस्ट्रेट अगर है तो मैंने किसी के साथ हीट नहीं लिखा है, प्राइमरी में मैंने हीट लिखा था हर बेस के साथ, वहां हीट करना जरूरी था क्योंकि तभी आप E2 का रेट बढ़ा सकते थे, क्योंकि वहां SN2 का रेट काफी ज्यादा था क्योंकि प्राइमरी था। यहाँ पर सेकेंडरी की वजह से SN2 का रेट कम है, तो SN2 और E2 लगभग पैरेलल है, तो वहां पर अपने को है ना हीट करने की जरूरत नहीं है बेस के साथ, बिना हीट के भी E2 हो जाएगा, बस स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, समझ गए। तो विथ स्ट्रॉन्ग बेस यहां हम लोग लिख देते हैं हीटिंग नॉट रिक्वायर्ड, हीटिंग नॉट रिक्वायर्ड, क्लियर हुआ इतना बात। तो ये E2 हो जाएगा। अच्छा अब मैं नीचे जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये बताओ आप इसके नीचे लिखना SN1 भी यहाँ पॉसिबिलिटी है, और SN1 कब होगा, तो बहुत सिंपल है, सॉल्वोलिसिस याद है प्लस लो टेम्परेचर। सॉल्वोलिसिस मतलब अगर सेकेंडरी ले लिया और कोई निगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं है, ना तो ये है ना ये, वाटर है, इथेनॉल है, फॉर्मिक एसिड है, अमोनिया है, मतलब अगर निगेटिवली चार्ज स्पीशीज है तब तो वो SN2 और E2 में compete करेगा। किए थे हम लोग अभी अभी जब स्टार्ट किए थे तो यही बात पढ़े थे कि अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, Y माइनस टाइप का स्पीशीज है, तो SN2 और E2 में compete करेगा, तो वो दोनों ऐसे हो गए। अगर निगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज स्ट्रॉन्ग बेस नहीं हो सकता क्या, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो नहीं होता है, पता है अपने को। तो अगर सॉल्वोलिसिस है मतलब कोई सॉल्वेंट लिखा है और लो टेम्परेचर लिखा है तो SN1, या दूसरा अगर कोई लुइस एसिड प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड प्लस लो टेम्परेचर, क्या लुइस एसिड से तो कार्बोकेटाइन बनता ही है, और टेम्परेचर अगर कम रखा है तब भी SN1 होगा, है ना। और ये बताओ लास्ट में देखो E1 कब होगा, E1 सेम कहानी, कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां से SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन बना तो बीटा H भी निकल सकता है और उस पर भी अटैक हो सकता है। तो अगर आपने सॉल्वोलिसिस करा दिया इसका तो कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन अगर आपने हीट लिख दिया, लो टेम्परेचर की जगह पर हीट लिख दिया, तो सेम वही कहानी जो हमने यहाँ पे ग्राफ बना के समझाया था कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। तो अगर कार्बोकेटाइन बन ही गया है और अब अगर आप हीट कर देंगे तो E1 का रेट रिलेटिवली ज्यादा बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू SN1, तो वहां पर E1 होने लगेगा। उस ग्राफ से कंपेयर कीजिए, वो जो ग्राफ बनवाया था वो सारा है ना, पूरी जड़ी बूटी वही है ना, उसको समझिए। तो सॉल्वोलिसिस प्लस हीट तो E1 हो जाएगा, या अगर कोई लुइस एसिड है लो टेम्परेचर की बजाय अगर हम हीट कर दें तो E1 भी हो जाएगा। तो इन दोनों केस में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ SN1 या E1 होगा। बात आ रही है ना समझ में धीरे धीरे। अब जरा एक चीज बताओ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ आप SN1 कब करा सकते हैं, सोच के बताओ। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ आप SN1 कब करा सकते हैं, सॉल्वोलिसिस से तो नहीं करा सकते क्योंकि प्राइमरी के साथ तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल बनता है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वोलिसिस से SN1 हो जा रहा है क्योंकि ये सेकेंडरी है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो प्राइमरी के साथ अगर आपको बोले कि SN1 कराने की कंडीशन बताओ तो आप क्या बता दोगे, प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड प्लस लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हमने बात की थी कि अगर लुइस एसिड कोई डाल दिए जो कार्बोकेटाइन बना सकता है तो वहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वो प्रेसिपिटेट बनना ड्राइविंग फोर्स है क्या। तो इस वजह से अगर आप लुइस एसिड और लो टेम्परेचर कर देंगे तो SN1 प्राइमरी में भी हो जाएगा, यहाँ तक कि मिथाइल में भी हो जाएगा, समझ के बात ना। और अगर आपसे बोले कि प्राइमरी में E1 कराओ तो क्या करोगे, लुइस एसिड डाल के हीट कर दोगे, E1 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो रही है बात नहीं। चलो तो ये हो गया सेकेंडरी के लिए, इसको नोट कर लिया होगा सबने है ना, फटाफट नोट कर लीजिए इन दोनों स्पीशीज को, है ना, एकदम याद कर लीजिए, पहचान लीजिए। 99.99% केसेस में आपको ये या यही दिया रहता है ना, इसलिए
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये टेबल आप अगर जितना जल्दी ध्यान रख लेंगे इतना आसानी से आपको इसमें कंपैरिजन हो जाएगा। चलो अब लास्ट, अगर हम लोगों ने टर्शियरी एल्काइल हैलाइड ले लिया तो ये भी बहुत आसान हो गया है ना। इसमें बता दो तो जरा SN2 कब होगा? कभी नहीं होगा, है ना, 0%, क्योंकि टर्शियरी है तो बहुत आसान हो गया। SN2 नहीं होगा। E2 कब होगा? E2 तो बहुत आराम से इसमें हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि टर्शियरी है, इसका बीटा एच पीछे के तो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन देगा, मतलब E2 का रेट बहुत ज्यादा होगा। इनफैक्ट अगर आप कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ले लिए तो वो SN2 करना चाहेगा, इसमें SN2 हो नहीं पाएगा, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर ले लिए तो वो E2 करा देगा। समझ गए? बहुत सिंपल। तो मतलब विथ एनी बेस, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज के साथ, है ना, E2 ही होगा, हीट दे या न दे। समझ गए ना? क्योंकि यहाँ SN2 होना ही नहीं है और कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अगर आप रख दोगे तो एक ही रास्ता बचा, E2, है ना। SN1 कब होगा? सेम वही चीज, सॉल्वोलिसिस प्लस लो टेम्परेचर, ठीक है। या दूसरा लुईस एसिड प्लस लो टेम्परेचर। E1 कब होगा? पहला सॉल्वोलिसिस प्लस हीट, दूसरा है ना लुईस एसिड प्लस हीट। क्लियर हुआ बात? सर अगर कोई निगेटिवली चार्ज स्पीशीज ले ले तो SN1 नहीं हो सकता है। क्यों होगा? वो निगेटिवली चार्ज स्पीशीज तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या न्यूट्रल बेस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। समझिए बात आप, है ना। जैसे अगर मैंने टर्शियरी ले लिया, समझिए ये H है और मैंने यहां पर ले लिया है लेट अस से CN माइनस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या कुछ भी ले लिया, तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर E2 प्रीडोमिनेट कर जाएगा क्योंकि Cl माइनस सीधा यहाँ से H प्लस निकालेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, इसको बाहर कर देगा, एक ऐसा स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। अगर आप इसमें बोले सर इसमें E1 नहीं हो सकता या SN1 नहीं हो सकता, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप पहले ऐसा कार्बोकेटाइन बनाओगे, ठीक है, और अगर हम लोग E1 की बात करें तो फिर यहाँ से Cn माइनस जो है इस H प्लस को बाहर करेगा। समझ रहे हैं बात? तो एक बात बताओ, जब ये Cn माइनस यहां से H प्लस बाहर करके E1 करा रहा है तो यहीं से क्यों नहीं बाहर कर दिया? बात समझ में आ रही है ना? तो फिर आप क्यों कार्बोकेटाइन बनाने का वेट करेंगे? मतलब कार्बोकेटाइन जब तक बनेगा तब तक ये Cn माइनस क्या करेगा, बैठा रहेगा कि भाई ठीक है हमको बाद में तो वो वही करना है, हमको यही H प्लस लेकर जाना है ना, तभी तो E1 होने वाला है, तो हम पहले ही क्यों नहीं खींच सकते हैं? क्योंकि ये तो बढ़िया लिविंग ग्रुप है ही। बात समझ में? जब हम यहाँ खींच सकते हैं तो हम यहाँ भी खींच सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस वजह से यहां पर अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी ले लिए तो भी E2 ही होने वाला है, क्योंकि कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज SN2 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए बायोमोलिकुलर कोई और रिएक्शन हो जाएगा, दैट इज E2। ठीक है, चलो भाई, तो ये सब क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें एक दो बातें और हैं जो इस टेबल में इनकॉर्पोरेट नहीं की है मैंने, वो क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा, है ना, उससे ज्यादा याद रहता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर कुछ क्वेश्चंस किया जाए। आ जाओ भैया। राइट प्रोडक्ट्स as well as predict mechanism। ठीक है, आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है और मैकेनिज्म भी
प्रेडिक्ट करना है कि किस मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम ले लीजिए, है ना, +4 -1, है ना, और -10। क्या सही करने पर +4, गलत करने पर -1 और नहीं करने पर -10। ठीक है, मतलब इसको अटेम्प्ट आपको करना ही है। चलिए पहले ये 6 सवाल करा जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उस टेबल को रेफर करते हुए आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बन रहा है और किस मैकेनिज्म से बन रहा है ये आप प्रेडिक्ट करते हुए चलिए। हो गया। चलो, तो यहां पर हमने देखा ये प्राइमरी है, फिर मैंने देखा कि HS- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और हीट भी नहीं किया हुआ है, तो बड़े आराम से हमने यहाँ पर SN2 करा दिया, मतलब मैकेनिज्म इज SN2। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात, सिंपल। फिर सेकेंड वाला यहाँ पे मैंने देखा सेकेंडरी है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में लिखा था। सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, हीट नहीं लिखा हुआ है, और लिखा भी होता तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हम लोग SN2 ही कराते हैं, है ना। तो SN2 से यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो OC डबल बॉन्ड OCH3 ऐसा बन जाएगा। क्या ये मैंने देखा कि टर्शरी है, ये है इथेनॉल मतलब सॉल्वोलिसिस, और साथ में हीट, मतलब एकदम क्लियरली दिख गया कि E1 होगा। ये यहाँ पर गया बाहर, कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर ऐसा एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, E1 मैकेनिज्म, समझ में आ रही बात। ETO माइनस ETOH हीट, क्या मतलब सेकेंडरी है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट कर रहे हैं, बड़े आसानी से यहाँ पर E2 दिखाई दे रहा है, यहाँ से H+ निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये बाहर, है ना। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको एंटी एरोमेटिक मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पर है ना sp3 है, क्लियर बात। इसकी बात करें तो ये प्राइमरी देखा, ये मिथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, तो मिथॉक्साइड या कोई भी RO- तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो E2 होता है, लेकिन हीट नहीं लिखा है। तो प्राइमरी वाले केस में देखिए कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हीट जरूरी है, प्राइमरी के साथ अगर हीट नहीं लिखा है तो E2 नहीं, फिर क्या हो जाएगा SN2 ही होगा, क्योंकि अब तो ये प्राइमरी के साथ रेट ज्यादा है, तो इसलिए और प्रोडक्ट विल बी ना OCH3 SN2। ये देखो एक अच्छा एग्जाम्पल था, है ना। हीट नहीं लिखा है, यहाँ पर हीट नहीं लिखा है तो E2 नहीं कराएंगे। 6 वाला देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस सेकेंडरी, यहाँ से H+, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड वहां, मतलब E2 मैकेनिज्म से ये मेजर बनेगा। अगर इसमें मान लो पूछ ले कि माइनर किस मैकेनिज्म से बनेगा, E2 तो मेजर होगा, ये तो दिख रहा है सबको, क्योंकि यहाँ हीट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर सेकेंडरी होता है तो बस स्ट्रॉन्ग बेस ही काफी होता है, E2 करा देगा। अगर आपसे पूछे कि माइनर बताओ क्या बनेगा,
तो माइनर यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी है, ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दोनों है, तो अगर माइनर मेजरली तो A2 गया, अब माइनर में ना तो SN1 होगा ना E1 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना। तो माइनर अगर यहाँ पर सेकेंड पूछा जाएगा तो SN2 वाला प्रोडक्ट माइनर हो जाएगा, SNE2 वाला मेजर हो जाएगा। देखिए बात सबको, चलिए तो समझ में आ रहा है मैं कैसे देख रहा हूं। अब आप कुछ और क्वेश्चन इसमें, हर क्वेश्चन में अगर फंसिए तो वो टेबल रेफर कीजिए, वो टेबल याद भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जरा देखिए। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा वो टेबल में मैंने जो चीज नहीं लिखवाई है, ये दोनों क्वेश्चन के बाद आपको पॉइंट लिखना होगा। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपने गलत कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो इस सवाल और इस सवाल की पहले बात करने जाए तो ये भी है तो प्राइमरी और ये भी प्राइमरी है, प्राइमरी के साथ स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी जो है ये हिंडर्ड है थोड़ा सा, नहीं है, इसके बीटा पोजीशन पर एक मिथाइल एक्स्ट्रा जोड़ है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है जिस पर हिंड्रेंस हो तो उसमें SN2 का रेट कम हो जाएगा, बोलो इसमें, क्योंकि ये बीटा पोजीशन पर हिंडर्ड हो जा रहा है तो SN2 का रेट कंसिडरेबली कम होगा। तो इस वजह से E2 जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2 प्रीडोमिनेट करने लगेगा। समझ गए बात ना। आपको अगर याद हो तो हमने एक ऐसा प्राइमरी अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं, ऐसा प्राइमरी लिया था और ETO माइनस ETOH ऐसा लिया था, तो वहां SN2 कराया था हमने, याद आ रही है बात। तो अगर प्राइमरी है और सिंपल ये दिया है, मतलब इसके साथ ये दिया है, तो आप SN2 सोचोगे। लेकिन अगर इस पर हिंड्रेंस हो गया, बीटा पोजीशन पे हिंड्रेंस बढ़ गया और यही बेस लिखा हुआ है, हीट नहीं भी किया हुआ है, तो भी आप E2 ही सोचोगे, क्योंकि यहाँ पर SN2 का रेट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट नोट करके लिख लो, है ना, एक पॉइंट नोट करके लिखिए, विथ hindered substrate
with hindered substrate with hindered substrate with strong base with hindered substrate with strong base, है ना, E2 predominates, E2 predominates, ठीक है। तो यहां पर मेजर जो हो जाएगा वो E2 हो जाएगा। तो यहां से बीटा एच ये बाहर करके ऐसा एल्कीन बना लेगा, स्टेबल एल्कीन है, इस वजह से E2 होगा। और अगर माइनर की बात करी जाए तो SN2 जो होगा यहाँ पर माइनर होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, 8 नंबर की बात करें तो इसमें भी एक पॉइंट लिखना है। देखो ये है प्राइमरी, समझ में आ रही बात? तो प्राइमरी के साथ अगर बल्कि और हिंडर्ड बेस ले लेगा तो हमेशा E2 ही सोचो, ठीक है ना, मतलब टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या इससे ज्यादा बल्कि। तो प्राइमरी के साथ भी अगर हीट किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि ये तो बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो SN2 नहीं करा पाएगा, ये क्या कराएगा, E2 कराएगा। समझ के बात? तो इस केस में भी E2 प्रीडोमिनेट करेगा। तो एक पॉइंट जरा यहां पर भी लिख लो, लिखिए विथ हिंडर्ड बल्कियर बेस, with hindered bulkier base, E2 predominates always, E2 predominates always, ठीक है। with hindered bulkier base, E2 predominates always। टर्शरी है, अब बाकी में इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी पहले जितना है, बस ये दोनों क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको अब से ध्यान रखने होंगे। अब देखो टर्शरी है, एक निगेटिवली चार्ज स्पीशीज ले लिया है, मतलब एक बेस ले लिया है, E2 ही होगा, और यहां से बीटा एच बाहर जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, E2। इसकी बात करें तो ये बल्कियर हो गया, ये भले प्राइमरी है लेकिन हिंडर्ड है, ये वाला केस हो गया, है ना। तो इसके साथ E2 ही प्रीडोमिनेट करेगा, तो मेजर यहाँ पर E2 से बना देंगे, दिख रहा है ना। प्रोडक्ट तो लिख दोगे, ठीक है। अब मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करना सीखिए। 11 नंबर, स्ट्रॉन्ग बेस, ये कैसा है, सेकेंडरी है, हिंडर्ड भी है ना। तो इसके साथ E2 प्रोडक्ट लिखना है अगर अपने को, तो हम लोग ये प्रोडक्ट बना देंगे, क्या, E2 से। वाटर, कोई टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो SN1, बोलो भाई, तो यहाँ पे हम लोग SN1 से प्रोडक्ट बना दिए होंगे, यहाँ पर OH आ जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, फिर शिफ्ट होगा वहां पे OH आ जाएगा। ETOH हीट, सॉल्वोलिसिस हीट, मतलब E1, क्या, तो यहाँ पर भी अगर अपने को प्रोडक्ट बनाना है ऐसा बना देंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंडरी हिंडर्ड, क्या बनने वाला है, E2, क्या, मतलब E2, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादातर लोगों ने गलत बना दिया होगा, क्योंकि हिंडर्ड बेस है, सेकेंडरी है, तो इधर और इधर में से हॉफमैन बनेगा ना, यहाँ पर हॉफमैन, क्या बात आ रही है समझ में? तो हॉफमैन एल्कीन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक। तो अपना नंबर जोड़ लीजिए अब। और ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं और जो टेबल है, ये हमेशा आपके पास ये कैप्सूल की तरह होना चाहिए, जब भी रिवाइज कीजिए दोनों को एक साथ, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर आप कोई भी क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आप लोग सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन वाला जो अपने पास असाइनमेंट था उसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।